नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की जनता की जेब पर भी दिखने लगा है। आज 15 मई की सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक से 3 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। करीब 2 साल बाद हुई इस बढ़ाई ने महंगाई की वजहों को और बढ़ा दिया। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। किसी तरह का कोई भी अंकुश लगाने वाला ना प्रशासन है, ना केंद्र प्रशासन, ना राज्य प्रशासन। देश भर में आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के नए दाम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से भुवनेश्वर तक तेल कंपनियों ने मनमाने रूप से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। करीब 3 रुपये प्रति लीटर की इस बढ़ोतरी से आम आदमी पर बोझ बढ़ गया है, उसका घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि बहुत सारे उपभोक्ताओं का कहना था कि जिस तरह के चोचले किए जा रहे थे पेट्रोल पंप वालों के साथ और प्रशासन द्वारा, उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि दाम बढ़ेंगे। एक ग्राहक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ, उसके मुकाबले भारत में बढ़ोतरी कम है, लेकिन इसका असर जेब पर जरूर पड़ेगा। दरअसल मिडिल ईस्ट संकट और अमेरिका ईरान तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई के लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड करीब $160 प्रति बैरल और WTI क्रूड $102 प्रति बैरल के आसपास है। इस हफ्ते तेल की कीमतों में करीब 5% की तेजी आई। सप्लाई बाधित होने की आशंका से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल पर 14 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 42 रुपये प्रति लीटर और LPG सिलेंडर पर 674 रुपये तक का नुकसान झेल रही है। हालांकि इस तरह का कोई भी कहीं पर भी कोई डाटा नहीं बताया जा रहा है। ये पेट्रोल कंपनियां और तेल कंपनियां अपने हिसाब से बता रही है। इसी घाटे की भरपाई के लिए कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन डीजल महंगा होने का सीधा असर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जियां, फल और राशन के दाम बेतहाशा बढ़ सकते हैं। बस और ऑटो किराए में भी बढ़ोतरी होगी। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इन्हें वक्त रहते संभाला नहीं गया और मिडिल ईस्ट संकट का कोई भरोसा नहीं कब तक रहेगा, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी। सवाल कि क्या महंगाई की एक और बड़ी मार जनता को झेलनी पड़ेगी, जो तमाम ये कह रहे थे कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद दाम ज़रूर बढ़ेंगे, और अब ये सच साबित हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ती महंगाई, इन सब के बीच एक बड़ा सा सवाल, एक बड़ा सा मासूम सवाल कि आम आदमी को राहत कब देंगे ये नेता अभिनेता। देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल किया। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में केंद्रीय मंत्री को शामिल किए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जनता को भी निष्पक्ष और स्वतंत्र दिखाई देना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा है और इसे सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग का पूरी तरह स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियुक्ति समिति में केंद्रीय मंत्री को शामिल करने के तर्क पर सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि आखिर चयन समिति में कोई मंत्री क्यों, तीसरा सदस्य कोई तटस्थ और कानून का जानने वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो और उस पर किसी तरह का संदेह न हो। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि जब तक चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में स्वतंत्रता की कमी साबित नहीं होगी, तब तक कानून को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि न्यायपालिका को संसद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फिर दोहराया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता संविधान की बुनियादी संरचना से जुड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि अगर जरूरत पड़ने पर मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर टिकी है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में आगे क्या बदलाव देखने को मिलती है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी
चुनाव और चुनाव की सबसे अहम संस्था चुनाव आयोग। सवाल ये कि क्या आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होगा और क्या इससे जनता का भरोसा मजबूत होगा और निष्पक्ष चुनाव की उनकी अवधारणा और मजबूत होगी, जी लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई को लेकर अब जनता इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से रुख कर रही है। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले 2 दिनों में ईवी की इंक्वायरी में 70 से 80% का इजाफा। ये मांग सिर्फ स्कूटर और बाइक तक सीमित नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कारों की पूछताछ भी तेजी से बढ़ी है। राडा का कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते लोग अब ईवी को एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली और किफायती चार्जिंग खर्च भी लोगों को ईवी की ओर आकर्षित कर रहा है। साथ ही सरकार की ओर से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजनाएं भी मांग को बढ़ावा दे रही है। ऑटोमोबाइल डीलर्स के अनुसार एंट्री लेवल और मिड रेंज इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड में सबसे ज़्यादा तेजी है। कई शोरूम में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है और कंपनियों को अब अपनी सप्लाई और प्रोडक्शन प्लान दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है। डीलर्स का कहना है कि फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने से अब ईवी को लेकर भरोसा बढ़ा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स के प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ईवी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। महंगे पेट्रोल डीजल का असर अब सड़क पर साफ दिख रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ता रुझान ऑटो सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। धान खरीदी की व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल। जिले में 995 क्विंटल धान को शॉर्टेज दिखाकर अवैध रूप से खपाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सतर्कता से ये पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हो गया है और मौके भी पर ही ट्रक को पकड़ लिया गया है। पूरा मामला 13 मई को राजनांदगांव जिले का बताया जा रहा है, जब ग्रामीणों ने एक संदिग्ध वाहन को धान से भरा जाते हुए देखा। संदेह होने पर ग्रामीणों ने वाहन को रोक लिया। जांच में सामने आया कि करीब 995 क्विंटल धान को रिकॉर्ड में शॉर्टेज दिखाकर बाहर भेजा गया है, जबकि समिति के रिकॉर्ड में स्टॉक मौजूद है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये धान अवैध रूप से बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। रिकॉर्ड में हेरफेर का स्टाफ कम बताया जा रहा है, जिससे कि प्रशासन भड़कम मच गया और संबंधित समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सूत्र बताते हैं कि राजनांदगांव कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। जानकारी के मुताबिक जिले में धान खरीदी और स्टोरेज से जुड़े मामले में दूसरा बड़ा फर्जीवाड़ा है। प्रशासन यह पता लगाने के जुटा है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन शामिल है और धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल। ग्रामीणों की सतर्कता से उजागर हुआ है ये बड़ा फर्जीवाड़ा। अब देखना है कि राजनांदगांव जिले और जो उसके आसपास के क्षेत्रों में जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर आगे क्या सख्त कार्रवाई होती है। सालों से जिस कचना ओवरब्रिज का इंतजार है, अब उससे जुड़ी बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक इस ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो गया और जून महीने से इसे शुरू किया जा सकता है। परियोजना से जुड़ी फाइल और टेंडर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कचना ओवरब्रिज परियोजना में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस ब्रिज को जून में शुरू करने की तैयारी है। करीब 49 करोड़ रुपए की इस परियोजना से इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ओवरब्रिज की कुल लंबाई 173 मीटर से 177 मीटर के बीच है, लेकिन इस परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल है। निगम मुख्यालय ने ठेके से जुड़ी फाइलें गायब होने की बात सामने आई है। इसी को लेकर विभागीय स्तर पर समीक्षा भी की जा रही है और मंत्री स्तर पर भी मामले को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार पेंशनभोगी शिक्षक और जल्द ही मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगें सामने रखेंगे। उनकी मांग है कि पेंशन और अन्य लाभों से जुड़े मामलों को लेकर वो किया जाए। कुल मिलाकर इस ब्रिज के विकास परियोजना को गति देने की तैयार है। दूसरी तरफ देखना होगा कि कचना और ब्रिज का काम तय समय पर जो पूरा हुआ है, जो सालों का इंतजार है, वो अब उम्मीदों में बदलता है और कचना और ब्रिज क्या जून में शुरू होता है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत से एक दुखद खबर। मशहूर तबला वादक उस्ताद साबिर खान का कोलकाता में निधन। 67 वर्षीय उस्ताद साबिर खान ने हृदयाघात के बाद अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर। विश्व प्रसिद्ध तबला वादक साबिर खान का गुरुवार को कोलकाता के निजी अस्पताल में निधन। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की खबर सामने आते ही संगीत प्रेमियों और कला जगत में शोक की लहर है। उस्ताद साबिर खान का जन्म 4 दिसंबर 1959 को रामपुर में हुआ। वह फर्रुखाबाद घराने से जुड़े और तबला वादन की समृद्ध परंपरा के प्रमुख हस्ताक्षर थे। उस्ताद हाजी विलायत अली खां के वो प्रपौत्र थे, फर्रुखाबाद घराने के, और इस संगीत विरासत की 33वीं पीढ़ी का प्रतिनिधि। उनके पिता उस्ताद करामतुल्लाह खां भी प्रसिद्ध तबला वादक थे, जो बाद में रामपुर से कोलकाता गए। उस्ताद साबिर खान ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दिलाई। उनके तीनों बेटे आरिफ खां, आसिफ खां और अमीन खां भी तबला वादन की इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। खास बात यह कि 16 और 17 मई को कोलकाता में अपने दादा उस्ताद मसीद खां की स्मृति में 2 दिवसीय संगीत सम्मेलन नौबहार आयोजित होना था, लेकिन उससे पहले ही इनका निधन हो गया। इनके जाने से भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत ने शास्त्रीय संगीत ने एक बड़ा सितारा खो दिया। तबले की थाप से दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाले उस्ताद साबिर खां हमारे बीच नहीं है। उनकी कला, विरासत और संगीत तबले के साथ साथ हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।